आज के मुख्य समाचार। पेट्रोल डीजल पर पाबंदी से किसानों बागवानों की बड़ी परेशानी। बीएल सेंटर स्कूल में एंटी चिट्टा अभियान। 3 विधानसभा क्षेत्रों की लाइफलाइन बनी बदहाल। वेतन और एरियर भुगतान में देरी पर भड़के एचआरटीसी कर्मचारी। रश्मिदान पर सजा मानवता का शिविर। राज्यपाल ने किया समग्र हिमाचल पुस्तक का विमोचन। मुख्यमंत्री सुक्खू के संघर्ष पर बनी योद्धा दी फाइटर नाटी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश भर के दौरे के बाद राजधानी शिमला पहुंचे हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर और यूनियन नेता मनप्रीत सिंह का पुराना बस स्टैंड शिमला में यूनियन सदस्य द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में चालक और परिचालक एकत्रित हुए और अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने के दौरान कर्मचारियों ने वेतन और एरियर भुगतान में हो रही देरी को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार मांग उठाने के बावजूद सरकार और निगम प्रबंधन उनके समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष बढ़ता जा रहा है। यूनियन अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर और नेता मनप्रीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न जिलों और डिपो का दौरा कर कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों को सुनने के बाद शिमला पहुंचे हैं। पुराना बस स्टैंड परिसर में उनका स्वागत करते हुए कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया और सरकार से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। धरने प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए यूनियन अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि यूनियन द्वारा सरकार को पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है कि यदि एचआरटीसी कर्मचारियों को समय पर वेतन और लंबित एरियर का भुगतान नहीं किया गया तो आने वाले समय में निगम की बसों के पहिए थम सकते हैं। उन्होंने कहा कि लगातार आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे कर्मचारियों का धैर्य जवाब देने लगा है और सरकार को उनकी जायज मांगों पर तुरंत सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारी विषम परिस्थितियों में भी दिन रात यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में जुटे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर वेतन और वेतन लाभों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे कर्मचारियों में निराशा और असंतोष लगातार बढ़ रहा है। मान सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों और आम जनता से किए गए वादे और गारंटियां की गई थी, लेकिन अब उन्हें पूरा करने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी एचआरटीसी कर्मचारियों के वेतन और एरियर का मुद्दा उठाया जाता है तो सरकार वित्तीय संसाधनों की कमी का हवाला देने लगती है, जबकि अन्य योजनाओं और घोषणाओं पर खर्च करने में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। कर्मचारियों के दलालों को जूते मारो सालों को, कर्मचारियों के दलालों को जूते मारो सालों को। कोई सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोई सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं कि 9 तारीख से हमने जन जागरण अभियान सोलन क्षेत्र से चलाया। सोलन से होते हुए चंबा, केलांग, रोडू और कल नाहन से होते हुए आज ओल्ड बस स्टैंड में पहुंचे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि 600 ड्राइवर कंडक्टर यहां जुड़ा है, मैकेनिक भी हमारे साथ है, ऑफिसर भी हमारे साथ है। इस निकम्मी सरकार ने 3.5 साल में एचआरटीसी के कर्मचारियों का सिर्फ शोषण किया और एचआरटीसी का बेड़ागर किया। इनको हमने नोटिस दिया है 24 तारीख तक अगर हमारी मांगे मानी जाती हैं तो अच्छी बात, नहीं मानी जाती तो 24 रात 12 बजे के बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जब तक जाएंगे तब तक हमारे ड्यूज नहीं दिए जाते। मैं चेताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि हमें 8-8, 10-10 लाख रुपए आपसे लेने को है। आखिर ऐसी आपकी क्या मजबूरी है? एचआरटीसी के कर्मचारियों को सैलरी देने को आपके पास पैसे नहीं है। 70 करोड़ नहीं होता है, घाटे में। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को 2100 करोड़ देने को है, लेकिन 70 करोड़ की बारी आती है तो एचआरटीसी घाटे में। एचआरटीसी घाटे में परिवहन कर्मचारियों की वजह से नहीं है, एचआरटीसी घाटे में तुम सरकारों की वजह से, तुम्हारे सिस्टम की वजह से। फ्री बांटेंगे आप, 26 कैटेगरी फ्री आपने की, गाड़ियां पाया चलाएंगे आप, वो आपका चलता है, वोट बैंक बनाएंगे आप। जब बारी आती है एचआरटीसी के कर्मचारियों के हक हुकूक की तो तुम घाटे में। तो उसमें रहते माननीय मुख्यमंत्री महोदय जागे,
अन्यथा निगम का कर्मचारी अब जाग चुका है और आपको अब जागना पड़ेगा, नहीं तो निगम का कर्मचारी इस तरह से जगाएगा कि आने वाले कई सालों तक आप सोने ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले मैं जनता से अपील करूंगा, क्योंकि इसी जनता के बीच में से मेरा निगम का कर्मचारी आता है। हम इसी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। हमारे माँ बाप पिता भाई बहन बुजुर्ग सब इसी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। उनको पता है कि 3.5 साल में HRTC के कर्मचारियों को इस निकम्मी सरकार ने क्या दिया। हिमाचल प्रदेश की जनता भी बोले कि इनके पैसे दो, जब काम किया है तो पैसे लेंगे। एहसान हम अपने ऊपर नहीं लेते, हमको भीख नहीं मांग रहे इनसे। और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ, पूरे हिमाचल प्रदेश में परिवहन के कर्मचारियों ने हमें सिर आंखों माथे बैठाया है, हर जगह ढोल नगाड़ों से हमारा स्वागत किया है और इस निकम्मी सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जाग जाएं, समय रहते जागें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि 24 तारीख रात 12 बजे के बाद आप इस तरह से जागे कि फिर सोने ना पाए। उसके बाद मैं कह देना चाहता हूँ कि पूरे निगम प्रबंधन में 1 या 2 ऐसे चमचे बैठे हुए हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गलत फीडबैक दे रहे हैं। इस HRTC में टायर देखने को नहीं है, इस HRTC में नट बोल्ट देखने को नहीं है। प्रदेश की जनता को मैं बता देना चाहता हूँ, निगम का कर्मचारी मेहनती है, निगम का कर्मचारी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है, लेकिन ये बसों का काम नहीं करते। कहीं ना कहीं ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ भी खिलवाड़ हिमाचल सरकार और प्रबंधन कर रहा है। तो इस समय रहते जागे। 24 का नोटिस हमारा दिया है, जिसमें ओवर टाइम नाइट है, जिसमें एरियर है 50,000 एरियर की किस पूरे हिमाचल प्रदेश को 4 साल पहले मिल गई, जिसमें 20 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट है, भर्ती की बात है, प्रमोशन की बात है, वेतन विसंगति की बात है, सीनियर ड्राइवर की बात है, मैकेनिकों की भर्ती की बात है, मैकेनिकों को पीसमेल से कॉन्टेक्ट में लाने की बात है, रेगुलर करने की बात है। देते ये कुछ नहीं है, लेकिन वर्दी के चलान 1000 से 1500 रुपए का चलान करते हैं। तो इसलिए निगम का कर्मचारी दुखी होकर जागा है, और दुखी होकर आदमी क्या करता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, सरकार लगा सकती है और देश प्रदेश की जनता लगा सकती है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बतौर प्रशिक्षित कला स्नातक शिक्षक सेवाएं दे रहे शिक्षक एवं लेखक कवन विजय भारतीयों द्वारा लिखित पुस्तक हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान समग्र हिमाचल का विमोचन राजभवन स्थित लोक भवन शिमला में हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल कमेंडर गुप्ता के द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल ने लेखक के इस प्रयास की सराहना करते हुए भविष्य में भी लेखन कार्यों को निरंतर जारी रखने के लिए प्रेरित किया। शिक्षण कार्य के साथ साथ साहित्य और शोध के क्षेत्र में सक्रिय कवर विजय भारतीयों की यह पुस्तक विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। पुस्तक में हिमाचल प्रदेश के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत सहित विभिन्न पहलुओं को सरल एवं रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने पुस्तक के कथात्मक वस्तुनिष्ठ शैलियों का समावेश किया है, जिससे पाठकों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भविष्य को समझने में आसानी होगी। पुस्तक में प्रदेश के सभी जिलों के इतिहास और भूगोल को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा हिमाचल की लोक संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, परंपराएं, सामाजिक ताना बाना तथा देव संस्कृति और आस्था को भी सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कमल विजय भारती ने बताया कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले और विशेषकर हिंदी माध्यम के विद्यालयों से शिक्षित विद्यार्थियों के सामने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान उपयुक्त अध्ययन सामग्री की कमी महसूस होती है। ऐसे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक तैयार की गई है, ताकि प्रदेश के युवाओं और हिमाचल के बारे में जानने की इच्छा रखने वाले पाठकों को एक ही स्थान पर सरल, प्रमाणित और कथात्मक जानकारी उपलब्ध हो सके। बचपन से ग्रामीण क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करते हुए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हुए जो परेशानियां हमने झेली, जिस प्रकार की जिज्ञासा मन में रहती थी, उस प्रकार की उचित सामग्री उपलब्ध ना हो पाने के कारण बहुत पीड़ा मन में रहती थी कि काश कोई सुलभ, सरल और रोचक पुस्तक सामान्य ज्ञान के विषय में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हो, जिसको कथानक की दृष्टि से निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ तीनों शैलियों में बनाया जाए। और ऐसा ही प्रयास पिछले 2 वर्षों से करने का सौभाग्य मिला और आपके समक्ष है हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान
समग्र हिमाचल, देवभूमि हिमाचल की संस्कृति, देवभूमि हिमाचल का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, इतिहास एवं भूगोल, देव परंपराएं, विशिष्ट सांस्कृतिक विशिष्टताएं, रीति रिवाज, धर्म और समृद्ध पर्यटन की दृष्टि से जो देवभूमि हिमाचल को प्रकृति ने नवाजा है, उन सभी का वर्णन एक ग्रामीण परिवेश से आए विद्यार्थी के लिए, जो खासकर हिंदी माध्यम विद्यालय से पढ़कर आया है और एकदम उसको किसी कोचिंग संस्थान में आकर ये लगता है कि अंग्रेजी माध्यम से जब उसको तैयारी करनी है तो उलझन में रहता है कि किस प्रकार से अपने ज्ञान का सृजन कर पाए। उस दृष्टि से सरल भाषा में हिंदी माध्यम से हमने ये प्रयास किया, एक समग्र हिमाचल सारगर्भित छोटा सा ज्ञान ग्रंथ आपके समक्ष लाने के लिए, और उन सभी प्रतिभागियों, उन सभी प्रतियोगियों और अनुसंधित्सुओं जो अनुसंधान में, शोध में, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में अध्ययनरत हैं, अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में वो जानना चाहते हैं तो कथा की दृष्टि से जिलेवार हर जिले का विस्तृत वर्णन हमने करने का प्रयास किया है। और इस पुस्तक के लिए कल महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी का आशीर्वाद विमोचन के तौर पर हम सबको मिला। उसके लिए हम अपनी ओर से, शिक्षक शिक्षार्थियों की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय का और उनके समस्त स्टाफ का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के सभी जिज्ञासुओं से, अगर आपको पुस्तकालयों में बैठते हुए, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में तैयारियां करते हुए या फिर कोचिंग संस्थानों में अलग से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हुए ज्ञान के जुड़ाव में समस्या आ रही है, एक इस प्रकार की पुस्तक जो ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश के बीच में सेतु का काम करेगी। हिंदी और अंग्रेजी की जो प्रतिस्पर्धा वर्तमान में ज्ञान सर्जन के रूप में चली हुई है, उस प्रतिस्पर्धा के बीच में सेतु का काम यह पुस्तक करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और जिस कठिन परिस्थिति से जूझते हुए पहाड़ से आता हुआ एक निर्हिसा छात्रा जब शहर के वातावरण में आता है, उसके पास अनेक प्रकार के विकल्प उपलब्ध होते हैं। कई पुस्तकें सिर्फ सब्जेक्टिव हैं, कई पुस्तकें सिर्फ ऑब्जेक्टिव हैं। हिमाचल प्रदेश पर हजारों पुस्तकें लिखी जा चुकी है, चाहे आप वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश की बात करें जो एक सार ग्रंथ है, चाहे मियां गोवर्धन सिंह जी की संस्कृति पे लिखी और हिस्ट्री पे लिखी पुस्तक की बात करें। वर्तमान में तो हजारों लेखक, हजारों कोचिंग संस्थानों ने अपनी अपनी पुस्तकें लिख के हिमाचल प्रदेश के छात्रों का ज्ञान बढ़ाने का प्रयास किया है और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कड़ी में हम भी चाहते हैं शिक्षक के नाते कि ग्रामीण परिवेश का जो विद्यार्थी है वो सरल एवं रोचक ढंग से पहले इस किताब को शुरू से लेकर अंत तक कहानी के रूप में पढ़ें और उसके बाद हर जिले के अंत में हर वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए, ताकि बच्चा खुद प्रैक्टिस कर सके कि जब हमने इस पुस्तक को पढ़ा, इस पुस्तक से जो ज्ञान हमें मिला, अगर परीक्षा में प्रश्न पत्र बनेगा तो वो किस प्रकार का होगा। उस प्रश्न पत्र का हर जिलेवार नमूना इस किताब में प्रस्तुत किया गया। और पढ़ने के बाद अगर विद्यार्थी को लगता है कि उसके कुछ संदेह रह जाते हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उत्तर माला यानी आंसर की भी बाद में सभी प्रश्न पत्रों की देने का प्रयास किया गया।
राजधानी शिमला के ऐतिहासिक कृषि मैदान पर सामाजिक संस्था ऑलमाइटी ब्लेसिंग द्वारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के ब्लड बैंक के लिए एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह पूर्वक भाग लेकर रक्तदान किया। शिविर में आईजीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और स्वयं भी रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया। रक्त संग्रह की पूरी प्रक्रिया विशेषज्ञ चिकित्सकों और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में संपन्न हुई, जिससे रक्तदाताओं को सुरक्षित एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। वहीं आईजीएमसी के नर्सिंग छात्रों ने भी शिविर के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रक्तदाताओं के पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच, रक्तदान प्रक्रिया तथा जागरूकता गतिविधियों में सहयोग प्रदान किया। नर्सिंग छात्रों के उत्साह और समर्पण ने शिविर को और अधिक प्रभावी बनाने में अहम योगदान दिया। आयोजकों ने बताया कि वर्तमान समय में अस्पतालों में रक्त की मांग लगातार बढ़ रही है और दुर्घटनाओं, ऑपरेशन, प्रसव, थैलेसीमिया, कैंसर तथा अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए समय पर रक्त उपलब्ध करवाना बेहद आवश्यक है। ऐसे में समाज के स्वस्थ लोगों को नियमित रूप से रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि रक्तदान केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि मानवता के प्रति सबसे बड़ा योगदान है। एक यूनिट रक्त कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है और स्वस्थ व्यक्ति निर्धारित अंतराल के बाद नियमित रूप से रक्तदान भी कर सकता है। शिविर के दौरान युवाओं, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कई ऐसे लोग भी पहुंचे जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया है। रक्तदाताओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यदि समाज के लोग इस प्रकार के अभियान में नियमित रूप से भाग ले तो कभी भी रक्त की कमी जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। डॉक्टर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है और इसके प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से न केवल किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है बल्कि रक्तदाता के स्वास्थ्य की भी नियमित जाँच हो जाती है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करता हूँ। आजकल मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो फिर मैं आज आया। रक्तदान मैंने पहले भी किया है और हमें करते रहना चाहिए। एक ही डरना नहीं चाहिए। वो क्या बोलते हैं, रक्तदान करना एक अच्छी बात है। अब दुनिया में पाप कर रहे लोग इतना, थोड़ा खून दे के पाप तो कम करो। मैं अरविंदर सिंह सोटी हूँ और स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ और इन संस्था से 2015 से जुड़ा हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं है, लोग इनके वॉलंटरली आते हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ के लोग डरते हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब बैठे हैं, पहले चेक करने के बाद ये लोग देते हैं, ऐसे नहीं देते। मेरा नाम डॉक्टर आस्था है। मैं आईजीएमसी ब्लड बैंक में एज अ मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हूँ। आज का जो ब्लड बैंक है ये ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स नाम का जो एनजीओ है जो लंगर भी चलाते हैं, बॉबी जी उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है। आज हमारा मेन वो है कि जितने भी टूरिस्ट है या फिर लोकल लोग हैं घूमने आए हैं, हम उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो आके यहाँ पर रक्तदान करें। ठीक है, हमारा अभी तक 125+ यूनिट्स हो गया है तो हम 50 तक होपफुल है कि 50 यूनिट्स हम आज यहाँ से लेके जाएंगे। बाकी मेरी सबसे यही अपील रहेगी कि आप आइए, जितना हो सके उतना हमारे इस आज के कैंप को सक्सेसफुल बनाने में हमारी हेल्प करें। मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि लोगों में ये बहुत ज़्यादा डर होता है कि हम खून देंगे तो हमें कमज़ोरी आ जाएगी, हमें कोई दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप जो आज खून लेते हैं, हम 300 ml तक खून लेते हैं, वो आपकी बॉडी 72 आवर्स में रिकवर कर देती है। हम आपकी पूरी फिटनेस के साथ आपसे डोनेशन लेते हैं तो आपको कोई वीकनेस नहीं आती, आपको अपने शरीर में कोई दिक्कत नहीं आती है, बल्कि आपके अपने शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ब्लड डोनेशन करना। ठीक है, आप हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिससे आपका जो हार्ट है वो काफ़ी हेल्दी रहता है मैम। और दूसरा होता है कि लोगों को ये डर रहता है कि कहीं नीडल वगैरह से कोई इन्फेक्शन वगैरह ना स्प्रेड हो जाए। तो मैम मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम जो भी ये पूरा ब्लड डोनेशन लेते हैं मैम, ये पूरा जो है हमने इसमें सारे जो एंटीसेप्टिक मेजर्स होते हैं वो सारे हम फॉलो करते हैं मैम। इसमें कोई भी खतरा नहीं है आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन फैलने का मैम। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल को बोतलों और कैनियों में ले जाने पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर अब ग्रामीण क्षेत्रों बागवानी से जुड़े लोगों की चिंताएं भी सामने आने लगी है। शिमला के स्थायी निवासी एवं वरिष्ठ नागरिक गुलाब ठाकुर ने प्रदेश सरकार से इस निर्णय को पुनः विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि इस प्रतिबंध से किसानों, बागवानों और दूर दराज क्षेत्रों से रहने वाले लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गुलाब ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है, जहां आज भी अनेक गांवों और बागानों तक वाहन सीधे नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले किसान और बागवान कृषि कार्यों के लिए पेट्रोल और डीजल पर निर्भर है। खेतों और बागानों में
उपयोग होने वाली स्प्रे मशीनें, पानी के पंप, जनरेटर और अन्य उपकरणों के संचालन के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, जिसे लोग आमतौर पर नजदीकी पेट्रोल पंप से खैनियों में भरवाकर अपने कार्यस्थलों तक ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल को खैनियों तथा बोतलों में देने पर प्रतिबंध लगाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। गुलाब ठाकुर ने कहा कि बागवानी सीजन के दौरान स्प्रे और सिंचाई जैसे कार्यों के लिए लगातार पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में यदि किसानों को हर बार मशीनें लेकर पेट्रोल पंप तक जाना पड़े तो इससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी और उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी और कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों की व्यवहारिक समस्याओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि सुरक्षा संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा व्यवहारिक समाधान निकाला जाए जिससे किसानों और बागवानों को राहत मिल सके। उन्होंने सुझाव दिया है कि उचित पहचान पत्र, पंजीकरण अथवा अन्य सुरक्षा मानकों के आधार पर सीमित मात्रा में पेट्रोल और डीजल को कैनियों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है। इससे एक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान होगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकेगी। नहीं, इसमें ऐसे है कि सरकार तो पाबंदियां लगाती रहती है, क्योंकि सरकार का काम पाबंदी लगाना और खोलना है। तो किसानों को चाहिए अगर वो पेट्रोल नहीं देते पेट्रोल पंप पे तो अपनी गाड़ियों में भर के ले जाएं और वहाँ जाके उससे निकालें, तो ये समस्या का हल है। बाकी तो पाबंदी तो लगती रहती है, वो तो अब क्या करे, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है। नहीं, सरकार इसी को कहते हैं जो पाबंदियां लगाती रहे जनता पर, तो उसी को सरकार कहा जाता है। गवर्नमेंट उसी को ही कहता है, गौर का करती रहती है, तो इसलिए तो गवर्नमेंट करेगी। अब लोगों को चाहिए इकट्ठे होकर गवर्नमेंट के पास जाए, उनसे बात करें कि हमारे लिए भी कोई प्रावधान किया जाए। वो तो अब सभी को लगा दी इन्होंने। पहला तो सब्सिडी मिलती थी, पहला जिन्होंने एनओसी ले रखे थे उनको सब्सिडी मिलती थी, बाकी कमर्शियल ही था। अब वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। अब चाहे कमर्शियल सबको एक ही रेट इन्होंने फिक्स कर दिया है। तो अब इसमें तो क्या कर सकते हैं, सरकार तो सरकार है, जो मर्जी में आ रही है कर रही है। उनके पैसे की कमी फंसी हुई है, वो हमारे से ही पूरी करनी है। तो गलती है। एक तो या तो सरकार पहला सब्सिडी मत दे, जब लोगों को उन्होंने सब्सिडी दे दी और फिर छीन ले तो लोग तो करेंगे ही कुछ ना कुछ। तो बढ़ रहे हैं, सबके बढ़ गए बिल। जो पहला नहीं आते थे उनको तो बिल आ रहे, जो 100 सवा 100 जो बीजेपी के टाइम में थी वो भी ख़त्म कर दी। अब बिल तो बढ़ेंगे तो लोगों को कुछ तो होगा, इसलिए वो। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के संघर्षपूर्ण जीवन और राजनीतिक सफर को समर्पित विशेष नाट्य गीत योद्धा द फाइटर का आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में भव्य लोकार्पण किया गया। लोक संस्कृति और जन नेतृत्व के संघर्ष को समर्पित इस विशेष प्रस्तुति के लोकार्पण के समारोह में प्रदेश के बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोग, कलाकार और सांस्कृतिक जगत की हस्तियां मौजूद रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संघर्षशील व्यक्तित्व, जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और एक साधारण परिवार से निकलकर प्रदेश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की प्रेरणादायक यात्रा को देखते हुए उन्हें प्रीतात्मक रूप से योद्धा द फाइटर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस विशेष नाट्य को प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायक एवं गीतकार केवल राम बादशाह ने अपने स्वर और शब्दों से सजाया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुक्खू के जीवन का संघर्ष, उनकी राजनीतिक यात्रा और आम लोगों के साथ उनके जुड़ाव को लोक संस्कृति के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक नाट्य नहीं बल्कि संघर्ष, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति की कहानी है जो युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। केवल राम बादशाह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने छात्र राजनीति से लेकर मुख्यमंत्री पद तक का सफर कठिन परिस्थितियों और निरंतर मेहनत के बल पर तय किया है। इसी प्रेरणादायक यात्रा को हिमाचली लोक संगीत की शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ताकि नई पीढ़ी संघर्ष और मेहनत के महत्व को समझ सके। कार्यक्रम के दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि
कि लोक संस्कृति के माध्यम से किसी व्यक्ति के संघर्ष और योगदान को जन जन तक पहुंचाना एक सराहनीय प्रयास है। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू का जीवन एक सामान्य परिवार से निकलकर जन नेता बनने की कहानी है, जो युवाओं और समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणादायक है। जीवन के संघर्ष और उनकी जो पूरी लाइफ की जो स्टोरी है उसको नाटी के थ्रू केवलराम बाष्टा जी ने अपनी आवाज़ दी उसमें, और उसी संदर्भ में हम आपको आज इस नाटी का और इसका लॉन्चिंग के लिए माननीय मंत्री जी जगत सिंह नेगी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे सुबह से टाइम दिया था कि आप इस नाटी को लॉन्च करें। और क्योंकि ये उस संघर्ष की कहानी है जो बचपन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरह का संघर्ष किया अपने जीवन में, न केवल राजनीतिक संघर्ष बल्कि सामाजिक संघर्ष जो आपने जीवन में किया, उसका पूरा निचोड़ करने का प्रयास हमने इस पर किया, और जिसकी जो आवाज़ है वो केवलराम बाष्टा जी ने अपनी आवाज़ दी। केवलराम बाष्टा जी बहुत, आप ब्लूटूथ को देखोगे तो उनकी बहुत अच्छे नाटियाँ बहुत मशहूर है, बहुत बड़ी बड़ा गरीब परिवार से, मध्यम परिवार से संबंध रखते, लेकिन बहुत सुरीली आवाज़ इनकी है, और आप जब सुनोगे तो इसको ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। तो सिर्फ आपने इनका लॉन्चिंग भी करेंगे, मैं थोड़े विजुअल्स भी दिखाना चाहते हैं आपको और आवाज़ के साथ। और जो पोस्टर है उसका हमने नाम दिया एक योद्धा और द फाइटर ऑफ अपनी लाइफ का जीवन को उनका कैसे योद्धा की तरह अभी अपने जीवन को जिया और आगे भी कंटिन्यूटी में उस काम को कर रहे हैं। तो एक उसी का निचोड़ इस नाटी के माध्यम से केवलराम बाष्टा जी ने अपनी आवाज़ के थ्रू दिया। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन भी करूँगा कि इस पोस्टर को और इसको लॉन्च किए, और ताकि विजुअलाइज आप भी देखें। लगभग ये 10 से 11 मिनट की ये नाटी है, तो जिसमें हमने प्रयास ये किया है कि इनके द्वारा कि बाकी इन्होंने सब कुछ काम किया है, लेकिन प्रयास ये किया कि हमने आउटलाइन जो देते हैं किस तरह से आपने उसका शब्दों को जोड़ना, वो इनका कर्तव्य था और इन्होंने काम भी किया उस पर बहुत अच्छा। और आप देखोगे इसको बहुत ही शानदार और ये बड़ी अच्छी नाटी गाई है इन्होंने। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से करूँगा ज़रूर इस पोस्टर को लॉन्च भी करें और विजुअलाइज भी करें। ये छोटे में दिखाया हुआ है। लाइट चल रही है उसको दिखा रहे हैं। फादर इनके ऋषि सिंह जी थे, उनकी नाटी को ड्राइविंग का काम करते थे HRTC में। कोशिश ये की कि छोटा सुकून टाइप में स्टार्टिंग से लेकर जैसे पार्षदों का आ गया, पार्षद बने, फिर वो पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, उसके बाद
खुशी हो रही है। एक सीएम साहब का गाना मैंने लॉन्च किया है, तो इसमें उन्होंने जो अपने स्ट्रगल रही लाइफ में उन्होंने जो किया है वो प्रेजेंट किया मैंने इस गाने के माध्यम से, बहुत खुशी हो। आज गाना लॉन्च हुआ है, इसमें केवल बादशाह जी ने अपनी आवाज़ दी उसमें। वो इनका एक विजन था कि मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में गाना चाहता हूँ। और एक हमने एक छोटा सा पॉइंट अलग अलग लाइनों के थ्रू हमने लिरिक्स के माध्यम से उसमें कोशिश की कि ये चीज़ें इसमें आनी चाहिए। जो जीवन का जो संघर्ष है माननीय मुख्यमंत्री जी का बचपन से लेकर के अब तक की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का उस स्ट्रगल को दिखाने का प्रयास और विजुअल्स के माध्यम से, और केवल बादशाह जी की ने उसमें अपनी आवाज़ दी है। उसमें किस तरह से जीवन में उन्होंने अपने संघर्ष किया, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से लेके राजनीतिक और सामाजिक और चुनौतियों को किस तरह से सामना किया, किस तरह से उन्होंने 3 से 4 तरह के डिज़ास्टर्स अपनी लाइफ में, और आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट और दूसरा प्राकृतिक संकट, तो इस तरह के जो उसको विजुअलाइज और गाने के माध्यम से और जीवन का जो उनका स्ट्रगल था स्टूडेंट्स लाइफ से लेके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, वो किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, उसको गाने के थ्रू और उसमें पिरोया केवल बादशाह जी ने। और बहुत सुंदर तरीके से, बड़ी सुरीली आवाज़ है इनकी। मैं समझता हूँ कि आप इसको सुनोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। बहुत अच्छे गायक कलाकार भी होंगे और बहुत सारी नाटियाँ इन्होंने गाई हैं। अगर आप ब्लूटूथ पे जाके देखेंगे तो इनका जो अपने साइट है, बहुत सारी नाटियाँ इन्होंने गाई और बहुत अच्छी आवाज़ दी है। उसको दिखाने का और आगे लोगों तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि इतनी अच्छी आवाज़ उन्होंने गाई। और मैं आज हमने इसको माननीय मंत्री जी जगत सिंह नेगी जी के माध्यम से इसको लॉन्च किया और इसका विजुलाइज को हमने इसका प्रस्तुतिकरण भी दिखाया। दून अर्किया सोलन विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाली बुधार कनेता से बनिया देवी तक की सड़क आज अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रही है। कभी क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाने वाली यह सड़क अब लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी और चिंता का कारण बन चुकी है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस सड़क और पुल का उद्घाटन करीब 3 वर्ष पहले बड़े उत्साह और विकास के दावों के बीच किया गया था, लेकिन आज इसकी हालत देखकर लोगों के मन में निर्माण कार्य की गुणवत्ता और विभागीय कार्य प्रणाली को लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क का निर्माण पूरा होने में महज 2 महीने बाद ही डामर की परत उखड़ने लगी थी। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन समय बीतने के साथ सड़क की स्थिति लगातार खराब होती चली गई। आज हालात ऐसे हैं कि कई स्थानों पर सड़क का डामर पूरी तरह गायब हो चुका है और उसकी जगह गहरे गड्ढों ने जगह ले ली है। इन गड्ढों के कारण वाहन चालकों को हर समय दुर्घटना का खतरा झेलना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर सफर करना अब किसी चुनौती से कम नहीं है। 2 पहिया वाहन चालक विशेष रूप से परेशान है। बरसात के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने के कारण उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है और कई बार लोग चोटिल भी हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार सड़क निर्माण के समय सबसे बड़ी लापरवाही पानी निकासी की व्यवस्था को लेकर बरती गई। सड़क के किनारे पर्याप्त नालियों का निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण बारिश का पानी सीधे सड़क पर बहता है और धीरे धीरे सड़क की ऊपरी परत को काटता चला जाता है। बुधार गुजरान से बानवा बाड़ी पुल तक कई स्थानों पर यही स्थिति देखने को मिल रही है। पिछले मानसून के दौरान पुलियों में मलबा और पत्थर भर जाने से उनका पानी निकासी तंत्र पूरी तरह प्रभावित हो गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद न तो पुलियों की सफाई करवाई गई और न ही पानी निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था की गई। परिणाम स्वरूप बारिश का पानी सड़क के ऊपर से बहता रहा और सड़क धीरे धीरे टूटती चली गई। खराब सड़क का सीधा असर लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गड्ढों के कारण वाहनों के टायर और अन्य पुर्जे बार बार खराब हो जाते हैं, जिससे वाहन मालिकों को हजारों रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों को प्रतिदिन ऐसे मार्ग से गुजरना पड़ता है, लेकिन खराब सड़क के कारण उनकी यात्रा जोखिम भरी बनी हुई है। कई ग्रामीणों का कहना है कि यदि किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना पड़े तो खराब सड़क के कारण एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंच पाती है। रात के समय और कोहरे के मौसम में यह सड़क और भी
अधिक खतरनाक हो जाती है। बुधार कनेता से बनिया देवी तक का यह मार्ग केवल एक गांव या पंचायत की सड़क नहीं बल्कि दून, अर्की और सोलन विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग भी है। ऐसी रास्ते से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस सड़क से क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब यही सड़क लोगों की परेशानी का कारण बनती जा रही है। ग्राम पंचायत बुधार कनेता के प्रधान ने बताया कि सड़क की दयनीय स्थिति और जल निकासी की समस्या को लेकर लोक निर्माण विभाग को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत भी करवाया गया है। बावजूद उसके अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। उनका कहना है कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और यदि समय रहते सड़क की मरम्मत और नालियों की व्यवस्था नहीं की गई तो और स्थिति भी गंभीर बन सकती है। लोक निर्माण विभाग चंडी के कनिष्ठ अभियंता श्यामलाल ने बताया कि सड़क के गड्ढों को भरने के लिए मशीनें भेजी जाएगी और जल्दी आवश्यक मरम्मत कार्य भी शुरू किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जल निकासी के लिए जरूरी संसाधनों की फिलहाल कमी है, जिसके कारण इस दिशा में तत्काल स्थायी समाधान संभव नहीं हो पाएगा। वहीं कुनिहार डिवीजन के जेई ने बताया कि सड़क के रखरखाव का पुराना ठेका समाप्त हो चुका है और अब नए सिरे से मरम्मत और रखरखाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग का दावा है कि जल्द ही सड़क की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद यदि सड़क 3 वर्ष के भीतर ही खराब हो जाए तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी पर भी सवाल उठाना स्वाभाविक रहता है। लोगों का आरोप है कि यदि निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता और समय समय पर रखरखाव किया जाता तो यह नौबत नहीं आती। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि विकास के नाम पर केवल उद्घाटन और घोषणाएं नहीं बल्कि धरातल पर स्थायी और गुणवत्तापूर्ण कार्य भी दिखाई देना चाहिए। BL सेंटर स्कूल कुनिहार में आयोजित एंटी चिट्टा अभियान के तहत विद्यार्थियों को किताबों के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम में अधिकारियों ने औपचारिक भाषणों के बजाय छात्रों से सीधे संवाद कर उन्हें नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। तहसील वेलफेयर अधिकारी राकेश कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है और इसके खिलाफ समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि आपकी एक सूचना किसी का घर भी बचा सकती है। नशे से डरना नहीं, इसका डटकर मुकाबला करना होगा। वहीं डॉक्टर रोशन लाल शर्मा ने भी युवाओं को आत्म अनुशासन का महत्व समझाते हुए आज का युवा सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने की चाह रखता है, लेकिन चिट्टे जैसे नशे के जाल में फंस कर अपनी पहचान और भविष्य दोनों खोता जा रहा है। उन्होंने बताया कि खुद पर नियंत्रण और आत्म अनुशासन ही इस बुराई से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। कार्यक्रम के दौरान NSS और लायन इको क्लब के विद्यार्थियों ने नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित एक मार्मिक नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया। नाटक के एक दृश्य में दिखाया गया कि किस प्रकार एक होनहार छात्र चिट्टे की लत का शिकार होकर अपना भविष्य, परिवार और सपने सब कुछ गंवा बैठता है। इस प्रस्तुति ने छात्रों को नशे से दूर रहने और समाज में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज की ताजा खबर पढ़ते हैं। अरे एक बच्चे ने चिट्टे की खातिर अपने माता पिता को मार दिया। क्या होगा इस युवा का? नशे में तो जकड़ता ही जा रहा है। अरे आप सुबह सुबह ऐसे फिर आपको रेडियो पर नहीं लीजिए जाए। क्या मेरे पर्स से कल 1000 रुपए लिए थे? नहीं तो। अच्छा, राजू का ध्यान रखना क्योंकि आज का युवा नशे में जकड़ता ही जा रहा है। नहीं वैसे तो नहीं। मुझे पैसे चाहिए, मुझे आज स्कूल का प्रोजेक्ट सबमिट है। कौन सा प्रोजेक्ट? अरे स्कूल वालों का क्या, वो रोज रोज प्रोजेक्ट दे देते हैं, तो आज भी एक नया प्रोजेक्ट आया। तुमने कल भी लिए थे। अरे बस आप पैसे दे दीजिए ना, पूरी सही आज इसका मजा लेकर रहेंगे। हाँ भाई, ये इसे नहीं करना चाहिए होता है। अरे भाई मत डर, हुआ नहीं ये नहीं। अरे बस आ जाओ। पढ़ाई तथा रचनात्मक गतिविधियों में अपना समय लगाना चाहिए। युवाओं को विशेष रूप से नशे से दूर रहना चाहिए क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। आज कितने युवा इसकी वजह से मर गए। चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मार देते हैं। तुम्हारा क्या भविष्य है? अरे पापा अब माफ कर दीजिए, आज से बाद में ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। चलो तुम्हें पुलिस थाने ले। नहीं पापा नहीं, चलो चलो चलो। हमें बुरी जीवन जोड़ो, नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो। धन्यवाद।
नशे के बारे में वैसे हम सारी चीज़ें जानते हैं। ये हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई नया विषय है। नशा हम जानते हैं कि किस तरह से सोसाइटी पे असर करता है और कैसे एक परिवार के सदस्यों को अपनी व्यक्ति के जीवन को खत्म करता है। पहले हम बात करते थे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि नशों के बारे में, लेकिन जैसे अभी इसके के माध्यम से जो एक संदेश हमें मिला है कि चिट्टा करके जो एक बीमारी है कि उससे जो आधार परिवार है, हमारा समाज है, वो किस हद तक जो है उससे जूझ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नशे हमारी सोसाइटी में हम आए दिन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम कैसे उससे अपने आप को दूर रख सकें, उसके बारे में विचार विमर्श करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ख़ास करके ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे आप जैसे बच्चे हैं और आप जैसे गुरुजन हैं, तो ये हम सबकी दायित्व बन जाता है कि हम इस नशे से अपने आप को कैसे दूर रख पाएँ, इसके बारे में ज़रूर विचार विमर्श करें। क्योंकि समय रहते अगर हमने इस नशे के ऊपर अंकुश लगा दिया तो हम कह सकते हैं कि हमारा परिवार, हमारा समाज तरक्की कर पाएगा। अन्यथा आप देख ही रहे हैं कि आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, सोशल मीडिया के समय में आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कि अगर कोई परिवार इस तरह के नशे में की चपेट में आता है, किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होता है, युवाओं